हेलो, नमस्ते एवरीवन। मैं सेल्फ निकिता शर्मा और एनसीईआरटी के हमारे सीरीज में हम बात कर रहे थे हमारे क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 4 के बारे में। जो हम आज बात करेंगे, हमने चैप्टर 1 और 2 और 3 पढ़ लिया है और क्लास 8 और 7 क्लास 6 और 7 के एनसीईआरटी हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री की। आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो क्या है? चैप्टर 4। चैप्टर का नाम हम देख लेते हैं, आदिवासी टीपू और एक स्वर्ण की कल्पना। आदिवासी टीपू अमीर टीपू कौन है और एक स्वर्ण युग की कल्पना है। तो ये हमारा होने वाला है इसका चैप्टर। जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इस चैप्टर में से हमें इम्पोर्टेंट लगेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, या फिर हम जो भी एक क्लास का एग्ज़ाम लेंगे उनके हिसाब से भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसमें छोटे बच्चों को जैसे समझाया जाता है खेती क्या थी, झूम खेती क्या थी, जैसे उसमें कैसे क्या होता था, वो सभी चीज़ें हैं। दूसरा जैसे स्थानांतरित कृषि, और तीसरा हम इसमें देखने वाले हैं जैसे भूमध्य जनजातियाँ थी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसको, वैसे हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पूरा पढ़ लेंगे। अब बात ये आती है हमारे चैप्टर के नाम से कि भाई दीकू कौन है। तो कोई मिस्ट्री नहीं है, दीकू क्या है? बाहर के लोग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। वैसे चैप्टर की शुरुआत हमारे बिरसा मुंडा से हो रही है बुक में। बिरसा मुंडा कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे चैप्टर के स्टार्ट होते ही दिया हुआ है, और ज़्यादा मात्रा में, यानी कि हम अच्छे से उसके बारे में कब जानेंगे, जो चैप्टर के बुक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, तो हम उसको पूरा ही लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम झूम खेती और वो सब कुछ देखेंगे जो हमारे बुक में दिया गया है कि भाई जो कुछ लोग हमारे यहाँ, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे कुछ लोगों जो झूम खेती करते थे उनका क्या हुआ, कुछ लोग आदिवासी थे, कुछ लोग जानवर पालते थे, उसमें कुछ लोगों के नाम दिए गए कि भाई कौन कौन से थे जो जानवर पालक थे, उनका जीवन कैसे चलता था। सिर्फ जानवर पालते थे तो उनको अनाज कहाँ से मिलता था, ऐसा कुछ है हमारे इस चैप्टर में। तो वो हम अच्छे से जानेंगे। कुछ नस्ल, कुछ लोगों के नाम जो जानवर वगैरह पालते थे और कुछ जैसे अलग काम करते थे। उससे पहले हम बात किसकी करेंगे, दीकू की। तो दीकू कौन है? दीकू किसे बोल रहे हैं हम लोग? देखो, दीकू यानी कि दीकू किसे बोला जा रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ ले देखो। पहले ऐसे समझ लो, दीकू यानी बाहरी लोग, आतंकी समझ लो, परेशान करने वाले, या फिर परेशान करने वाले। अब ये जो हमारा वर्ड है ना दीकू, इसका मीनिंग बड़ा ही वो है। और हम जो बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें भी आएगा कि भाई उन्होंने दीकुओं से सुरक्षा करवाई थी लोगों को, तो उसका हमें पता होना चाहिए कि दीकू क्या है। तो दीकू किसे बोला जा रहा है? बाहरी लोगों को बोला जा रहा है। और दीकू इसलिए बोला जा रहा है, इसका शब्द अर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम जानेंगे। तो दीकू यानी कि डिक्किक डिक्की की आवाज़, डिक्किक डिक्किक की आवाज़। अब सवाल ये उठता है, क्यों बाहरी लोगों को डिक्किक डिक्किक की आवाज़ बोल रहे हैं, है ना मिस्ट्री, कि भाई क्यों? तो ऐसा है कि ये डिक्किक डिक्किक की आवाज़ किससे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, इफ़ आप सर्च करोगे दीकू का क्या अर्थ होता है तो आपको समझ में आएगा। सर्च करना भी है, यहाँ जानने के बाद भी सर्च करना है कि दीकू यानी क्या होता है, तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो डिक्किक डिक्किक का अर्थ है हृदय का धड़कना, धक धक, डिक्किक डिक्किक। ठीक है, क्या है? हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। और किस वजह से धड़कता है? डर। कारण क्या है? डर। तो लोगों को इनसे डर था, इन लोगों से डर था, बाहरी लोगों से। ठीक है, तो वो इन उस डर के कारण इनकी धड़कन जो डिक्किक डिक्किक फॉर्म में आ रही है, उस वजह से ये लोग इनको क्या बोलते थे? दीकू। ठीक है, नॉर्मल सा है समझने के लिए। ठीक है, तो आदिवासी दीकू के बारे में हम जानेंगे कि उनसे लोग परेशान थे और बिरसा मुंडा नाम के व्यक्ति ने उनको आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, वो भी हम जानेंगे। और स्वर्ण युग की कल्पना क्या है कि भाई वो
जो बिरसा थे वो अपने यहाँ पहले जैसा वैसा ही युग चाहते थे कि भाई जब वो लोग इन लोगों से परेशान नहीं थे तो स्वर्ण युग था उनके लिए, परेशान नहीं थे तो वो वैसे ही यहाँ चाहते थे और उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। उनके बारे में हम देखेंगे बाद में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे इसमें दी गई है, वो हम सबसे पहले देखें। वो क्या है कि भाई यहाँ लोग क्या क्या करते थे, ठीक है। तो ये है कि 19वीं सदी तक हमारे यहाँ जो आदिवासी लोग थे वो भारत के विभिन्न हिस्सों में कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उसमें कुछ लोग जानवर पालते थे, कुछ लोग मतलब पशुपालन पर आधारित थे, कुछ लोग झूम कृषि करते थे। सबसे पहले हम झूम खेती के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या होती है, ठीक है। वही दिया गया है। सबसे पहले तो हमारे बिरसा मुंडा जी के बारे में दिया गया है, उनके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप दिया गया है कि भाई वो जो थे वो उन्हें लोग भगवान स्वरूप मानते थे और खुद उन्होंने भी प्रूव कर दिया था कि भगवान ने उन्हें दीकुओं से लोगों की रक्षा के लिए भेजा। मैंने बताया दीकू कौन थे और उनके बारे में डिटेल में बाद में दिया गया है, तो हम उसको पूरा बाद में ले लेंगे, ठीक है, कि बिरसा मुंडा जी कौन थे, उनका आंदोलन क्या था, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे 19वीं सदी में क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ आदिवासी थे उनका जीवन यापन कैसे होता था, ठीक है। शॉर्ट में बिल्कुल जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले 19वीं सदी में भारत के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी क्या करते थे। पहला हम लेते थे झूम खेती। तो कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे, झूम कृषि करते थे। झूम खेती का अर्थ क्या होता है, घुमंतू खेती, ठीक है। लोग घूम घूम कर कृषि करते थे। ये लोग क्या करते थे, एक जगह जैसे इन्हें जहाँ पर भूमि पर खेती करनी है वहाँ पर क्या करते थे, पेड़ों की कटाई, फसल तक धूप, ताकि फसल तक धूप चली जाए और एक बार वहाँ पर कृषि होने के बाद फसल निकलने के बाद उस भूमि को ये लोग क्या करते थे, फसल तक धूप चली जाए और बाद में वहाँ जो घास फूस होती थी उसे ये लोग जला देते थे। घास फूस को, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जलाना, क्यों, भूमि उर्वरता, इससे क्या निकलेगा, राख और पोटाश निकलेगा, जिससे क्या होगा, भूमि की उर्वरता बढ़ जाएगी। अब भूमि की उर्वरता बढ़ गई, अब एक बार ये लोग यहाँ फसल बो देंगे और फिर फसल निकलने के बाद उस भूमि को छोड़ के दूसरी जगह घूमेंगे, तो है दूसरी जगह कृषि करने के लिए चले जाएंगे। तो झूम खेती का मतलब ही वही है, और ताकि वो जो ज़मीन है वो ज़्यादा वापस उसकी उर्वरक क्षमता आ जाए। जैसे फसल निकलती है तो भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, और उसे छोड़ के चले जाएंगे कुछ समय के लिए, कुछ समय अंतराल बाद वहाँ पर बाद में आएंगे, दूसरी जगह कृषि करने जाएंगे और बाद में वहाँ आएंगे। ऐसे एक बार फसल निकलने के बाद, एक बार फसल निकलने के बाद भूमि को परती छोड़ देते। ठीक है, ये तो हमने देखा झूम खेती के बारे में। कुछ जो लोग थे आदिवासी, वो क्या करते थे, जानवर पालते थे, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो व्यक्ति थे वो जानवर पालते थे। उसके लिए हमें चाहिए डस्टर। उससे पहले हम देखेंगे कुछ लोग जो थे वो क्या थे, शिकारी और संग्राहक थे। कुछ लोग पशुपालक थे, जानवर पालते थे, कुछ लोग शिकारी और संग्राहक थे। और ये जो हमारे थे ना, झूम कृषि कहाँ कहाँ होती थी वो भी हमने देखा ना। भारत के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी किस तरीके से रहते थे। तो ये लोग कहाँ, कौन, झूम कृषि
झूम खेती कहाँ कहाँ? पश्चिमोत्तर और कहाँ पर? मध्य भारत में। पश्चिमोत्तर नहीं है, सॉरी, पूर्वोत्तर, ठीक है। और मध्य भारत, यानी कि ये एरिया, ठीक है, सेंटर में और पूर्वोत्तर, ठीक है। यहाँ पर झूम कृषि होती थी। कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे? शिकारी थे। मतलब कुछ लोग तो जैसे झूम खेती कृषि करके अपना पेट भर रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं? कुछ शिकारी और संग्राहक, संग्रह करने वाले और शिकारी, इकट्ठा करने वाले चीजों को, और संग्राहक। तो क्या करते थे कुछ लोग? शिकार से आजीविका, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि उन्हें शिकार कर लेंगे, वो शिकार किसी जानवर जीव जंतु का कर लेंगे, लेकिन अन्य फूड जैसे चावल ये सभी है, इनके लिए इन्हें क्या करना पड़ता था? वो चीज़ें भी तो चाहिए, जैसे चावल और अन्य खाद्यान्न। इसके लिए क्या करते थे? वस्तु की अदला बदली। मतलब वस्तु के बदले वस्तु देके ये लोग अन्य चीज़ें जैसे चावल और अन्य फूड इन्हें खाना हो तो वो चीज़ें ये लोग परचेस कर सकते थे। बाकी शिकार करते थे। और दूसरा क्या था कि इनमें से जो कुछ लोग थे वो नौकरी वगैरह भी करते थे। जैसे कुछ लोग नौकरी, अब उसमें क्या था कि कुछ लोग जो थे आदिवासी, इनको ऐसा था कि हम किसी के नौकरी नहीं करेंगे। तो उनमें कौन थे? जैसे मध्य भारत के बेगा। कौन? मध्य भारत के कौन सी जनजाति है? बेगा, जिन्होंने बोला कि भाई हम तो ऐसे कोई नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, मना कर दिया कि किसी की नौकरी नहीं करेंगे, बोले हम तो ऐसे लेन देन कर लेंगे या शिकार कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। इसका ऐसा इन जनजातियों का था, ठीक है। तो ये हमने देखा शिकारी, और कुछ लोग जो थे वो शिकारी और संग्राहक थे। और अगला देखने के लिए हमें इसमें इंक डालनी पड़ेगी। शिकारी और संग्राहकों में उसमें हमने देखा कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत के लोग क्या करते थे? झूम कृषि। इसमें क्या है? उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोग शिकारी और संग्राहक थे। कहाँ के? शिकारी और संग्राहक। उड़ीसा के खोंड समुदाय, ठीक है। और हमने इसमें क्या देखा कि भाई ये लोग शिकार वगैरह करते थे और कुछ चीज़ों के लिए आदान प्रदान, वस्तु जैसे वस्तु के बदले वस्तु, उस पर डिपेंडेंट रहते थे। जैसे कुछ चीज़ों के लिए चावल और अन्य अनाज के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें ये लोग जैसे इनको खेत में ज़्यादा वन उत्पादन कम हो रहा है तो ये लोग नौकरी वगैरह करते थे। उसमें बेगा जो लोग थे वो नौकरी करना अफोर्ड नहीं करते थे, उन्हें वो चीज़ सही नहीं लगती थी, ठीक है। वो हमने देखा। उसके बाद ये लोग क्या करते थे? जैसे शिकारी और संग्राहक थे, इनके जैसे कुछ लोग जो थे वो जानवर पालते थे। जैसे कुछ लोग क्या करते थे? जानवर पालते थे। कुछ लोग पशुपालक, समझ गए ना, जानवर पालते थे। जानवर पालने में कौन कौन? इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के कुछ जनजातीय लोग जानवर, जैसे आंध्र प्रदेश
के लबाड़िया। क्या करते थे ये लोग, याद रख लेना है, आंध्र प्रदेश की लबाड़िया जनजाति क्या करते थे ये लोग, गाय भैंस पालते थे। दूसरा है कहाँ के, कश्मीर के बकरवाल। ये लोग क्या करते थे, बकरवाल है तो बकरियां पालते थे, ठीक है, बकरियां पालते थे। अब और क्या है, जैसे कुल्लू मलानी सुना है, कुल्लू के कुछ लोग जो थे वो गडरिए, भेड़ पालते थे। तो इस तरीके से लोग, जैसे कुछ तो है जो अपना झूम खेती कर रहे हैं, झूम खेती वाले जो लोग थे ना वो क्या करते थे, जो एक चीज़ रह गई अपनी, वो लोग क्या करते थे, जो बीज बोते हैं ना उसको ऐसे नहीं कि खोदा ज़मीन को किया बीज हुआ, ऐसा नहीं, वो लोग इसको सीधा बीजों को फेंक देते थे और वहाँ उगा और उससे लिया और दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, कुछ लोग जानवर पाल के अपना पेट भरते थे, ठीक है। उसमें कुछ देखा हमने, आंध्र प्रदेश के लबाड़े जनजाति के लोग, कश्मीर के बकरवाल, कुल्लू के गडरिए, ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करेंगे कि अब औपनिवेशिक शासन से इन जनजातियों को और इन समूहों को क्या इफेक्ट हुआ। सोचो क्या इफेक्ट हुआ होगा, अंग्रेज तो परेशान ही करेंगे, कोई तो काम ही नहीं है। औपनिवेशिक शासन का इन जनजातियों पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा, पहले हम देखेंगे जमींदारों पर प्रभाव। शॉर्ट में समझेंगे बिल्कुल, क्या प्रभाव पड़ सकता है, उनके जो अधिकार है वो बराबर नहीं रहेंगे क्योंकि ये ऊपर से टॉर्चर करेंगे, ठीक है, उनके अधिकार से वंचित, अंग्रेजों का दबाव, ठीक है, जमींदारों के ऊपर। और दूसरा क्या हुआ, घुमंतु काश्तकार थे, उनका क्या हुआ। अब क्या हो रहा था, ये अंग्रेज जो थे ना उनको क्या था कि जनजातियाँ जो मतलब एक जगह टिक कर रहे ना वो ज़्यादा पसंद आती थी। अब बताओ ऐसा क्यों, ताकि ये लोग उनसे कर वगैरह आसानी से ले, अगर वो घूमते रहेंगे अलग अलग जगह पे तो ये कर कैसे लेंगे, इनको वहाँ उनसे कर चाहिए, इनको अपना प्रॉफिट चाहिए। तो टॉपिक क्या हमारा आता है, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। ठीक है ना, अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो घुमंतु जनजातियाँ हैं वो घूमती नहीं रहे और एक जगह रहे ताकि हम उनसे कर वगैरह अच्छे से ले लें, उन पर जैसे राजस्व लगा दे भूमि। तो उन्होंने क्या किया कि भूमि नाप कर दे दी और पट्टेदार बना दिया, घोषित किए, ताकि आप एक जगह इन्हें स्थिर करने के लिए, घुमंतु जनजातियों को एक जगह स्थिर करने के लिए इनका उद्देश्य क्या था, उनसे राजस्व वसूल सकें। ये इनका मोटिव था। तो इन्होंने इस तरीके से लोगों को स्थायी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग नहीं रुक पाए क्योंकि एक जगह बारिश नहीं हो रही, हल भी नहीं जा रहा अंदर, तो लोग वहाँ नहीं रुक रहे थे। तो फिर कुछ लोगों ने विरोध भी किया और कुछ लोगों को घुमंतु खेती करने की छूट भी दी गई, लेकिन इनकी पूरी कोशिश थी कि उनको एक जगह स्थिर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा घुमंतु काश्तकारों के साथ क्या हुआ, अंग्रेज क्या ही कर रहे थे। अब क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे वो एक जगह खेती करते थे, बस कर कुछ लोग एक जगह खेती
करते थे। उनमें क्या था, जैसे कुछ लोग स्थायी एक जगह रुककर खेती करते थे, उसमें किस किस का नाम आ रहा है, गोंड और संथाल। ठीक है, ये जनजातियां थी जो एक जगह खेती करते थे, कारण इनका कुछ को अंग्रेजों ने दबा के जमीन पट्टे पर देकर इस तरीके से उनकी पूरी कोशिश थी कि वे लोग एक जगह पे रुक के खेती करें। अब बात आती है इनके अंग्रेजों के और अत्याचारों की। कौन से अत्याचार, वो अत्याचार करेंगे ये किस पे करेंगे। टॉपिक क्या है, वन कानून और प्रभाव। वन कानून और प्रभाव, इसमें मोटा मोटा ये समझ लो कि ऐसे ये लोग कानून लगाएंगे कि भाई टॉर्चर करेंगे भारतीयों को, कि भाई जैसे जंगल से इतनी चीज़ें नहीं लेनी, ये यहाँ से ले लिया, कुल मिला के दबाएंगे तो फिर क्या होंगे, विद्रोह। जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। क्या है, अंग्रेजों के उत्पीड़न और दबाव से हुए विद्रोह। कुछ विद्रोह हुए उनको हम देख लेते हैं, जैसे 1821 का कोल विद्रोह, दूसरा है 1855 का संथाल विद्रोह, 1910 का विद्रोह है वो कहाँ हुआ, एक है महाराष्ट्र का वर्ली विद्रोह। अब ये जो कोल विद्रोह है ना, इसको देखो पहले, ये कहाँ, झारखंड में। आदिवासियों को परेशान किया, बड़े बड़े वन नियम लगाना, उनके उत्पीड़न से बचने के लिए लोगों ने 1821 में ये विद्रोह किया था। दूसरा संथाल, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा एक और हमारा है 1910 का बस्तर विद्रोह। तीसरा है 1940 का महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह। ये भी आदिवासियों के उत्पीड़न, सामंतवादी व्यवस्था और दबाव विरोध के कारण ही हुए थे। ठीक है, इन सब के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारे बिरसा मुंडा के बारे में। वो कौन थे, ठीक है, वो हमारा लास्ट रह गया है। मेन हमारा चैप्टर उन्हीं के ऊपर था कि भाई दीकुओं के उत्पीड़न से दीकू कौन थे और एक सभ्य युग की कल्पना, ठीक है, स्वर्ण युग की कल्पना। तो कौन है, बिरसा मुंडा। बिरसा शॉर्ट में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। बिरसा मुंडा जो है उनका समयकाल हम देख लेते हैं। 1870 का दशक, 1875 में इनका जन्म होता है। अब ये क्या होते हैं, लोगों के लिए, लोग इन्हें क्या समझते हैं, भगवान स्वरूप। बचपन से ही इन्होंने कहानियां सुनी हुई होती है। मुंडा एक समुदाय है, ठीक है, मुंडा समुदाय। इन्होंने शुरू से ही, बचपन से ही स्टोरीज सुनी होती है कि भाई जो है मुंडा दीकू जो है बाहरी आक्रमणकारी लोग हैं और इन्हें हमें इनसे छुटकारा पाना है और अपना एक स्वर्ण युग बनाना है। स्वर्ण युग यानी कि देखो, स्वर्ण युग यानी कि स्वतंत्र युग, दीकुओं से युक्त। आजाद, है ना, ऐसे ये कल्पना लिए चलते थे। इन्होंने फिर ब्रिटिश कमिश्नरी ज्वाइन करी। इन्होंने जहाँ शिक्षा प्राप्त करी, जिन लोगों के ये कांटेक्ट में आए, वहाँ से इनकी विचारधारा चेंज हो गई कि इन्हें आंदोलन टाइप करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, लोगों को सभ्य बनाने, सबसे पहले कहा कि हमें
कुछ अच्छा करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। किन्होंने बोला? बिरसा मुंडा ने बोला। मुंडा ने क्या बोला? सभ्य बनना पड़ेगा पहले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शराब, जुआ आदि व्यसन का त्याग करना होगा। अच्छे व्यवहार को अपनाना होगा। ये सभी चीजें बिरसा ने लोगों को बताई, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अब इन्होंने जैसे आंदोलन लोगों को ग्रुप में इकट्ठा कर लिया और 1895 तक आंदोलनकारी रूप ले लिया। डीको के खिलाफ आंदोलनकारी रूप। इस दशक में ही 1890 के दशक में इन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार। इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हुआ कि 1879 में वापस जेल से, तो क्या किया इन्होंने? इसके बाद ये क्या करने लग गए? अलग अलग जगह पे घूम घूम के, जेल से निकलने के बाद घूम घूम के लोगों को परंपरागत भाषा में समझाने लग गए कि भाई हमें कैसे हिंदी को के उत्पीड़न से बचना है। 1897 में जेल से निकलने के बाद परंपरागत घूम कर, ठीक है, घूम कर परंपरागत भाषा में उपदेश नहीं कहेंगे, लोगों को समझा रहे थे कि क्या कैसे कि हमें रावणों के उत्पीड़न से आज़ाद होना पड़ेगा। अब ये रावणों किसे बोल रहे हैं? डीकुओं को, ठीक है, जो बाहरी लोग हैं। अब इनके डीकुओं में जो बाहरी परेशान करने वाले लोग भी थे और अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों से भी इनको परेशानी थी। इनके उद्देश्य क्या थे वो भी हम देख लेंगे इनके आंदोलन के, ठीक है। अब क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 में। हैजे से इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके उद्देश्य देख लेते हैं आंदोलन के, राजनीतिक उद्देश्य। उनसे ही अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बिरसा के राजनीतिक उद्देश्य। ब्रिटिश मिशनरियां हिंदू जमींदारों को हटाकर क्या चाहते थे? ये मुंडा राज, इनका मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। और ये इनकी परंपरागत तरीके से कृषि करना चाहते थे। परंपरागत तरीके से ये लोग जीना चाहते थे। क्या चाहते थे? परंपरागत तरीकों से जीना। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो गया। बिरसा मुंडा के बारे में देख लिया, उनके उद्देश्य क्या थे और वो ये विद्रोह क्यों करते थे, डीकू लोग क्या थे, उन्हें वो कैसे भगाना चाहते थे, कैसे उन्होंने आंदोलन किया, उन्हें जेल में भी लेके चले गए, कैसे वो लोग अपने लोगों को सभ्य बनाना चाहते थे, ये सभी हमने देखा। और कुछ हमारे बुक के क्वेश्चन हैं जैसे, उनसे भी हमें वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए याद रखने लाइक कि जो बीज क्या बोलते थे ये लोग, झूम खेती में करते थे, बीजों को बोते थे, उसे क्या बोलते थे? उसे स्थानांतरित कृषि बोला जाता था, ठीक है। बीज
बोना, झूम खेती में, ठीक है। बाकी नॉर्मल है, सब हमने पढ़ लिया है। इसे क्या बोलते थे? स्थानांतरित कृषि। हमने देखा ना, घूमंतु, स्थानांतरित यानी जगह बदल बदल कर, घूमना, घूम घूम कर खेती करना। और दूसरी नॉर्मल है, जैसे कि असम में क्या बोलते थे? चाय, और बिहार में नील, वो हमें पता ही है, ठीक है। हमने नील का चैप्टर हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो वो देखना ज़रूरी लगा। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इसको अच्छे से पढ़ लेना है। चैप्टर 5 के साथ मिलते हैं। बाय बाय।